संतोष गंगवार के राज्यपाल बनने की खुशी में कांवड़ भक्तों को एनआरआई मनोज वधवानी ने कराए फल वितरित। रुपयों का लालच देकर बच्चों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, पादरी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिन दहाड़े घर में घुसकर 85 साल की वृद्धा से दुष्कर्म, महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। नेहरू युवा केंद्र बरेली में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और कलश स्नान करा के वापस आते समय कार ने मारी टक्कर, बाप बेटा घायल, अस्पताल में भर्ती। अफ्रीका से एनआरआई मनोज वधवानी ने संतोष गंगवार के राज्यपाल बनने की खुशी में कांवड़ भक्तों को फल वितरित किए। सिंधु नगर निवासी मनोज वधवानी ने सावन के दूसरे सोमवार को संतोष गंगवार के राज्यपाल बनाए जाने की खुशी में ईसाइयों के पुलिया मार्ग से निकलने वाले सभी कांवड़ यात्रियों को सेब, केला, नाशपाती, पानी वगैरह का वितरण किया और पुष्प वर्षा की। वर्तमान में मनोज वधवानी अफ्रीका में हैं। यहाँ पर उनके पिता जय किशन वधवानी और भाई किशोर कुमार और भतीजे वंश के साथ जगदीश प्रसाद, पोस्ट वार्डन और प्रवक्ता बालज्योति स्कूल, इन सभी ने प्रतिनिधि के रूप में वितरण किया। लाइबेरिया देश में कई सालों से भारत का दूतावास खुलवाने की मांग चली आ रही थी, जिसको पूरा करने में संतोष गंगवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा भी वहां से भारतीयों की समस्याओं का संतोष गंगवार के विशिष्ट प्रयासों से समाधान हुआ, जिसके लिए वहां का समाज संतोष गंगवार के प्रति सदैव आभारी रहते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पागरानी, झूलेलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप राजपाल और सिंधु नगर समिति के सचिव जय देवनानी, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष संजय आनंद, अमित अरोड़ा समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये हम लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं मनोज वधवानी के सौजन्य से। मनोज जी वहाँ बैठे हैं अफ्रीका में और वो अपनी तरफ से ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कांवड़ियों की जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। आज ये मनोज भाई की तरफ से जो कांवड़ियों के लिए चलपान की व्यवस्था की गई है, उसमें मैं तन से सहयोग करता हूँ। हर वर्ष मनोज भाई जो है कांवड़ियों के लिए केला, नाशपाती, चलपान की व्यवस्था कराते हैं ईसाइयों की पुलिया पर। तो इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत सहयोग, शारीरिक सहयोग रहता है और वो सामाजिक सेवा में बहुत विश्वास रखते हैं। और जो कांवड़िया लोग हमारे जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था कराई जाती है। मनोज भाई की तरफ से ईसाई पुलिया पे कराई गई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कांवड़ियों की वो शांतिपूर्वक अपने एम को पूरा करें और शांति से इस सावन पर महीने। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र की 2 बस्तियों में गरीब बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पादरी समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तीनों पर आरोप है कि वो रुपयों का लालच देकर लोगों को अपने धर्म ग्रंथ बांटकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करा रहे थे। एसएसपी ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंडल विहार निवासी गुलशन बहादुर ने इज्जत नगर पुलिस को बताया, रविवार दोपहर वो किसी काम से परवाना नगर और मुंशी नगर गए थे। वहां पता लगा कि मिशनरी से जुड़े कुछ लोग किराए पर कमरा लेकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये लोग बच्चों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बच्चों को ईसाई धर्म से संबंधित साहित्य और ग्रंथ भी दिए जा रहे हैं। आरोप लगाया, जब वो छोटी बिहार मोहल्ला पहुंचे तो वहां परवाना नगर निवासी पादरी प्रेम जोनर, भूर्ण निवासी विनोद उपाध्याय और प्रेम नगर कॉलोनी इज्जत नगर निवासी नितिन ईसाई धर्म संबंधी प्रार्थना करा रहे थे। वहां कुछ बच्चे और महिलाएं भी थी। प्रार्थना के नाम पर ये लोग उन्हें ईसाई धर्म ग्रंथ समेत अन्य सामान भी बांट रहे थे, साथ ही रुपए बांटने का प्रलोभन दे रहे थे। उनके बीच बैठकर पता लगा कि ये लोग पहले भी कई बच्चों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। एसएसपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर लगाए गए आरोप काफ़ी गंभीर हैं। इस मामले में इज्जत नगर थाने में रिपोर्ट लिखी गई है। आरोपों के आधार पर जाँच की जा रही है। आरोप सही मिले तो गिरफ्तारी की जाएगी। बरेली दिन दहाड़े घर में घुसकर 85 साल की वृद्धा से दुष्कर्म, उतारा मौत के घाट, आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। थाना हाफिजगंज क्षेत्र में 85 साल की वृद्धा से हैवानियत का मामला सामने आया है। 35 साल के युवक ने सोमवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर वृद्धा से दुष्कर्म किया। वारदात के 1 घंटे के बाद वृद्धा की मौत हो गई। मृतका की बहू ने आरोपी को देख लिया, जिससे वो मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का आदी था। हैवानियत का मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वृद्धा अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति और बेटी की मौत हो चुकी है। पड़ोस में महिला के भाई भाभी रहते हैं, उन्हीं के साथ उसकी बहू रहती है। वृद्धा की बहू के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे वो किसी काम से घर गई थी। घर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोला तो दंग रह गई। मोहल्ले का युवक वृद्धा सास से दुष्कर्म कर रहा था।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। वृद्धा की बहू ने शोर मचाया तो आरोपी युवक कमरे में रखी चादर बांधकर फरार हो गया। उसका लोअर और चप्पलें कमरे में छूट गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच पीड़ित वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उधर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि आरोपी युवक अत्यधिक शराब का सेवन करता है। वृद्धा के शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखा गया है। आरोपी हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। घर में घुसने की पुष्टि हुई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। घटना ये हुई थी कि हम लोग जो थे घर पे थे नहीं। इनके जो 2 बेटे हैं वो खत्म हो चुके हैं। इनकी जो बेटी है उनकी शादी हो चुकी है। घर में अकेले रहती थी। 1 महीने से जो है इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये दूध और पानी पी रहे थे। 3 बार ये घर पर पहले आ चुका है तो सबको समझाया गया था। कहाँ का रहने वाला है? ये लड़का भी सेतल का ही रहने वाला है। मोहल्ला ठाकुर द्वारा, वार्ड नंबर 1। क्या नाम है? राकेश शर्मा जी। आपकी कौन सी? ये मेरी बुआ है, मतलब फुप्पो। क्या नाम? सलमा। कितनी उम्र है? इनकी उम्र 80+ है। क्या कब से इनके आना जाना था? क्या पूरी ये आना जाना कुछ नहीं था साहब। ये अकेली रहती थी और ये मतलब आता जाता रहता था, रात में भी दिन में भी ऐसे करके जी। क्या करा था इसने मतलब ये घर के अंदर घुस के जबरदस्ती, और इसका लोवर वहाँ पे रह गया था। गंदी हरकत की इसने, और इसकी चप्पल भी वहाँ रह गई थी। उनकी चुनरी छीन के ये भागा है। पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। कब से रह रहा था? रह नहीं रहा था, ये मोहल्ले के बगल में ही रहता है। वहाँ से आता जाता रहता। पहली बार क्या गलत काम किया इसने, और इससे पहले भी 3 बार कर चुका था। सूचना दी थी तो उसको समझा दिया था, लेकिन ये माना नहीं। कैसे सिद्ध हुआ इसका आपने ये काम? ये कुछ मोहल्ले की मतलब जो भी महिला वगैरह हैं या कोई भी किसी भी धार्मिक की, तो उन लोगों ने देख के फिर उसको भगाया तो ये भाग गया था। इसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। तो मौत इनकी कब हुई? और उसके ठीक 1 घंटे बाद मौत हो गई। आज की घटना है। आज की घटना है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। नेहरू युवा केंद्र बरेली में भारत रत्न जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सविता सेन, नंद श्रीवास्तव समाज मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि राकेश माथुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के सचिव डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने और कार्यक्रम का संचालन अनिल श्रीवास्तव सविता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर MS करुणा, विभाग अध्यक्ष रसायन विज्ञान, MJP विश्वविद्यालय बरेली रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो, प्रमाण पत्र, उपहार, पेन, पीला पटुका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सम्मानित छात्र छात्राओं की संख्या 25 से 30 रही। छात्र छात्राओं में मुख्य अतिथि ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं से कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य तय करना होगा, जिससे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। पुरस्कार पाने वालों में दिव्यांशी श्रीवास्तव 93%, आकांक्षा रानी 90%, साक्षी श्रीवास्तव 83%, कौशल कुमार 82%, कक्षा इंटरमीडिएट और दैनिक श्रीवास्तव 88%, दामिनी देवी 81%, उपासना श्रीवास्तव 80%, पंकज कुमार श्रीवास्तव 71%, सुनीता देवी 69%, हितेश 63%, संजीव श्रीवास्तव 61% हाई स्कूल में अंक प्रतिशत प्राप्त किए। इसके अलावा लगभग 20 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज असल में जो है, जो बच्चे ऐसे बच्चे जो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जिन बच्चों ने 60% ऊपर अंक प्राप्त किए, उनके उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम सब लोगों ने अपेक्षा की ये बच्चे जो है यहाँ से पुरस्कार प्राप्त कर अपने जो है भविष्य के लिए उज्जवल बनाएं और साथ ही साथ कहीं रुके ना, अपने लक्ष्य को पूरा करें। हमारी एक संस्था है भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जन कल्याण सेवा समिति। उसके तत्वाधान में हम जो लोग हाई स्कूल और इंटर में समाज से संबंधित वो लोग जो हाई स्कूल इंटर में 60% से ऊपर आए, उनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए। कलश स्नान करा के वापस आते समय कार ने मारी टक्कर, बाप बेटे घायल। आंवला थाना क्षेत्र के गांव भीमलोर निवासी 42 वर्षीय हीरालाल पुत्र दयाराम रविवार की सुबह इलाज के लिए जिला अस्पताल उन्हें लाया गया। उनके घर वालों ने बताया कि हीरालाल के घर के पास ही मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे पूर्व वो अपने छोटे बेटे प्रमोद के साथ शिवपुरी घाट से कलश स्नान कराने के बाद कलश लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गुड़गांव के पास पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार
पिता पुत्र जमीन पर गिर गए। हीरालाल को गंभीर चोट आई। प्रमोद को मामूली चोट लगी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे परिवार वाले घायलों को लेकर रामनगर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने हीरालाल को बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कलश नवा के लेकर आ रहे थे, बाइक में पीछे से टक्कर मार दी 4 पहिया वाली गाड़ी ने। कहाँ पे घटना हुई है? ये गुरगावा और शिवपुरी के बीच में। किसकी चोट लगी है? मेरे और पापा के लगी है। गाड़ी भाग गई थी? गाड़ी भाग गई। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी वो 4 पहिया वाली थी, उसका नाम नहीं आ रहा है। आप रेड कलर में थी। आप मोटरसाइकिल से? बाइक से थे। घटना कहाँ पे हुई थी? ये घटना हुई सरौली थाने में। कितने लोगों को चोट लगी है? 2 लोगों के। विपक्ष का कहना गलत कि बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला। मोहित बेनीवाल। बरेली भाजपा कार्यालय में रविवार को बजट को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश को क्या क्या मिला इस पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्ष का कहना है कि प्रदेश को इस बजट में वंचित रखा गया, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को ही मिला है। कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को विकास के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा। 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब और स्कोप व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़ियाहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की उम्मीद है। PM सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। नई सरकार प्रणाली में कर लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। यूपी को नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि केंद्रीय करों में राजवंश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 में जो बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है वो एक जन कल्याणकारी, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तावित किया, ये देश को एक नई दिशा में ले जाते हुए विकसित राष्ट्र की और 2 कदम बढ़ें, ऐसा बजट प्रस्तावित किया है। इसमें किसानों के लिए कैसे जो फसलें हैं वो उस प्रकार की हों जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े, किसानों की आय बढ़े। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हम लोग चिंता इस प्रकार की इस बजट में की गई है कि वो लाभ भी किसानों को सीधा पहुंचे। उनके बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं, छोटे उद्यमी हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको कुछ आर्थिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि देश की उत्पादन प्रोडक्ट्स को उन वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए रोजगार हेतु और इंटर्नशिप के माध्यम से 500 ऐसी बड़ी कंपनियों में हमारे लाखों करोड़ों युवा वो इंटर्नशिप पा करके 5,000 रुपये प्रति माह वो वेतन के रूप में इंटर्नशिप के समय में पहले 12 महीने में पा पाएंगे और एक बार में 6,000 रुपये भी उनको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। करोड़ों युवाओं को रोजगार के लिए स्टार्टअप्स में एंजल टैक्स को हटाते हुए उद्यमियों के लिए जो मीडियम साइज़ की कंपनीज़ हैं और छोटे उद्यमी भी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी अनेकों प्रावधान इस बजट में की गई है।
उत्तर प्रदेश में खास तौर पर रेलवे के बजट में 18 गुना वृद्धि करने का काम हुआ है। 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2000 से ज़्यादा ऐसी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव तक जाएंगी, जो शहरों से गांव की कनेक्टिविटी और किसानों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवागमन में जो सड़कों का प्रावधान इस बजट में किया गया है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे औद्योगिक पार्कों के औद्योगिक केंद्र जो प्रदेश में बनेंगे, उम्मीद है कि इसमें भी 2-3 औद्योगिक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी होंगे और उत्तर प्रदेश की आर्थिक गति को आगे बढ़ाते हुए देश में 5-6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने तो उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन की सहभागिता के साथ वैश्विक स्तर पर हमारा देश तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बने। इसको लेकर के इस बजट में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। यह बजट जन कल्याणकारी बजट है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स के साथ वाला बजट है। ये आने वाली जनरेशन के लिए सोच करके आने वाली पीढ़ी के लिए इस बजट में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। उस बजट के साथ इस आने वाले समय में आर्थिक गति को और ताकत देगा, ऐसा बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व द्वारा जो ये बजट प्रस्तावित हुआ है, ये निश्चित तौर पर देश को आगे ले जाने वाला बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इन विषयों को आम जनमानस तक पहुँचाने का काम आपके माध्यम से होगा। सगे बेटे बहू ने फोड़ा मां का सिर। बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी ओमकार की 45 वर्षीय पत्नी बेबी को रविवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, दोनों को उसने अलग अलग रहने के लिए मकान खरीद कर दे दिए, लेकिन बड़ा बेटा आकाश उससे पिछले काफ़ी समय से 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। वो बेटे को रकम देने में असमर्थ है, इसी के चलते वो अक्सर उसके साथ गाली गलौज करता है और आज सुबह भी वो गाली गलौज करने लगा। उसने अपनी पत्नी सोनी के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और इसी दौरान आकाश ने उसके सर में लकड़ी का डंडा मार दिया, जिससे वो घायल हो गई। शोर सुनकर घर के लोग मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने उसके मतलब बहू के भाई ने मारा है। क्या नाम है उनके? उनके नाम है, एक का नाम दीपक है, एक का नाम भूरा है। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? आकाश नाम है। और बहू? बहू का नाम सोनी है। सबने मारा? हाँ, और कहती है तेरे लड़के को फंसा दूंगी, तेरे आदमी को फंसा दूंगी, तेरा घर ठेरा मतलब घर को ठेरा करा दूंगी। क्यों मारते हैं, क्या बात है? पैसे मांगते हैं रोज रोज, मैं कहाँ से ला कर दूँ? किस बात के लिए पैसे मांगते हैं? इस बात को मांगते हैं, कहते हैं उधर टाइल लगी तो इधर भी लगा के दे, मतलब अपनी कमाई अपने पास रखते हैं। अब मैं मकान का जो मैंने मकान से लेके दिया उसका मैं कर्जा निपटा रही हूँ। शादी करी अभी 1 साल हुई है शादी करी, उसका कर्जा निपटा रही हूँ। कमा काम पे जाती हूँ मैं खुद ही करने। इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखती, कुछ कमाती हूँ कुछ खाते हैं हम लोग, मतलब इससे मतलब नहीं है मैं कोई, बस पैसे की रोज पैसे मांग कर रहता है आए दिन पैसे। इसकी सास ने हमें थोड़ा बहुत मतलब खर्चे के लिए पैसे दिए थे, जैसे गाड़ी का पैसा दिया था इसके पापा ने, शादी में दिया था। हमने मकान खरीदा था तुरंत, तो हम पे पैसा इतना था नहीं, मकान खरीदने के बाद शादी कहाँ से करते हम? तो इसके पापा से हमने कहा अभी पैसा नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो बोले ना हम गाड़ी का पैसा दे देंगे तो मैं तुम थोड़ा बहुत तुम्हारा हाथ सही हो जाएगा। तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। तो हमने BC डाल के इसकी शादी कर दी और इसके पापा ने हमारी 90,000 रुपये गाड़ी का दे दिया था हमारे लिए। तो हमने मतलब पार्टी वगैरह से शादी होती है तो शादी में पैसा तो खर्च होता ही है, जैसे शादियाँ होती है इस तरह से शादियाँ कर दी। अब क्या कह रही वो? अब वो रोज ही ना हमसे कहती है ऐसा करके दे, वैसा करके दे, ये कर पैसा दे, मेरे लिए मकान में ये लगा के दे, वो लगा के दे। मैं कहाँ से लगा के दूँ आप बताओ? क्या मारा तुम्हारे? मेरे को डंडा मारा है। डंडा किसने मारा? उसके सोनी ने और उसके बेटे उसने मतलब आदमी ने मारा है। दोनों ने? हाँ। लड़के और हाँ, और उसके घर वाले सब इकट्ठे होके आ गए तो मतलब सबको मारने को कर रहा है। जब तक मैं चिचिया आ गई जब तक मैं यहाँ पे आ गई। हाँ, मैके वाले बुला लिए थे? हाँ, मैके वाले सब आए हुए थे इकट्ठे होके, तो हमसे हमने कहा बात कर लो बैठ के, हम तो तुम्हारी लड़की के पास जाते भी नहीं है। तुम क्या कह रहे मेरी लड़की का जीना। जेठ जेठानी और उनके लड़के ने की महिला की पिटाई। बरली के थाना भमौरा क्षेत्र के गांव बलिया निवासी राजू शर्मा टेंट हाउस पर काम करता है। राजू शर्मा की पत्नी रजनी शर्मा की पिटाई उसके जेठ जेठानी और उसके लड़के ने कर दी। घायल रजनी ने बताया कि मकान पर जेठ राकेश शर्मा कब्जा करना चाहते। मेरे पति राजू शर्मा के भाभी से अवैध संबंध है, जब विरोध करती हूँ तभी घर में कलेश होता है। सुबह राकेश गाली दे रहा था, विरोध करने पर जेठ राकेश शर्मा, जेठानी सुमन, उनके लड़के रिंकू, गौरव ने मारपीट शुरू कर दी। मेरे बेटे कार्तिक को उठाकर फेंक दिया और मेरे ऊपर धारदार छुरी से हमला कर दिया। रजनी के हाथ में चोट आ गई। रजनी ने थाना भमौरा में शिकायत की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बरली दर्पण के लिए मेरे क्या कहते 5 सालों से ससुराल वाले मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं, मुझे घर में नहीं आने दे रहेंगे। कौन कौन मारा? मेरे जेठ की क्या कहते 2 बेटे, उनकी एक बड़ी वाली बहू। इन लोगों ने कल भी रात मुझ पर पूरे दिन मेरे साथ हाथापाई करी, मकान में मेरे ताला लगा दिया, मुझे अंदर नहीं घुसने दिया आएगा।
पुलिस वालों से गई, उन लोगों ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। उनकी भी वीडियो मेरे पास बनी भी रखी हैगी। किस किस को मारा है? अब मेरे छोटे बेटे को और मुझे मारा, रात के 10:30 बजे इसको मारेगा, बड़े वालों को मारा है। निकली मतलब उसके इस तरीके से चोट नहीं लगी, हम दोनों की माँ बेटे की खुली लगी है। क्या मारा तुम्हारे? मेरे चाकू से वार करी है, ब्लेड चाकू छोटा वाला। किसने मारा? मेरे जेठ के बड़े बेटे ने। क्या नाम है? रिंकू शर्मा। और दूसरे लड़के क्या नाम है? गौरव। दोनों गौरव ने मेरे बाल पकड़ के खींचे हैं। छोटे वाले बेटे की मेरी जेठानी ने इसको बेड पे से नीचे फेंक के मार दिया है। थाने में शिकायत करी।